नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन, आपका नेशनल इनकम, इंडियन करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन करेंसी हमारा हो चुका है, नेशनल इनकम हमारा हो चुका है, इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन आखिर समझते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है मुद्रास्फीति या महंगाई दर। इन्फ्लेशन कैसे आता है? इन्फ्लेशन क्यों होती है महंगाई? देखिए, किसी भी देश में अगर कोई भी प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विस है, इसकी कॉस्ट अगर बढ़ रही है, इसकी कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ मनी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। मनी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। मनी की परचेजिंग पावर से क्या मतलब है? मतलब कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज हम बात करते हैं आज से 5 साल पहले की, 2016 में। 2016 में मान लीजिए आप कोई भी चीज़ परचेज करने गए हैं, कोई भी चीज़ जो आपको, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर आप लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लीजिए या किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए सपोज आपने बोला कि मुझे 2 लैपटॉप परचेज करने हैं। 2016 में उस लैपटॉप की कीमत थी मान लीजिए 25,000। ठीक है, 2016 में लैपटॉप की कीमत थी, लैपटॉप की जो वैल्यू थी वो थी 25,000। एमआरपी जो था वो था 25,000। तो आपने बोला मुझे 2 परचेज करने, और आप 50,000 रुपये लेके गए और आपने 2 लैपटॉप परचेज कर लिए। 2021 की अगर हम बात करें, यही लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ गई। ये लैपटॉप जो है अब आपका हो गया 35,000 का। ये लैपटॉप हो गया आपका 35,000 का। अब क्या आप 50,000 रुपये में 2 लैपटॉप परचेज कर पाएंगे? क्या 50,000 रुपये में 2 लैपटॉप आप परचेज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? जो मनी है, मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई। पहले 50,000 में आप 2 खरीदते थे, अब 50,000 में आप एक ही ले पाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ गई। इसका मतलब कि ये क्या हुआ? इन्फ्लेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या फिर बोला जाता है महंगाई। समझ गए आप? सिंपल से डेफिनेशन है। अगर किसी भी देश में कोई भी गुड्स है या कोई सामान बन रहा है, प्रोडक्ट्स हो गया या फिर कोई अपनी सर्विस दे रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है और जो मनी है, मनी की परचेजिंग पावर अगर कम होती है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन है। अब जैसे आप लोग अगर समझिए कि आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे या आप लोग भी होंगे, कोई ना कोई एफडी, आपने सुना होगा एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। आपने बोला कि इसमें हमको 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने बोला 3 साल के लिए 7% है। 3 साल बाद आपको जो है 7% के हिसाब से 1,21,000। अभी मैंने नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपए पे पहले साल आपको 7,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, इसके बाद फिर दूसरे साल 7,000, फिर तीसरे साल। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो पहले 1,07,000, फिर 1,07,000 का 7%। अभी उस पर नहीं जाना, अभी एक सिंपल से डेफिनेशन समझते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए। 1 लाख रुपए आपने एफडी में जमा किया, उसमें 7% इंटरेस्ट था। 1 साल बाद आपको कितना मिला? 1,07,000 रुपये। और आपने सोचा कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपने इन्फ्लेशन तो यहाँ पर काउंट ही नहीं किया, आपने इन्फ्लेशन तो यहाँ पर जोड़ा ही नहीं है। जो चीज 100 रुपए की थी 1 साल पहले, वो आज वही चीज 120 रुपए की हो गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपने इन्फ्लेशन यहाँ पर जोड़ा ही नहीं है। लोग समझते हैं कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई इन्फ्लेशन काउंट ही नहीं करता। इन्फ्लेशन अगर आप काउंट करेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो वही बात हो गई, ये तो उसी के बराबर हो गया। मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो 1 लाख रुपए की वैल्यू मान लीजिए आपने 2021 में लगाया, 1 लाख रुपए की जो वैल्यू 2021 में थी, महंगाई आई तो वो जो
1 लाख की वैल्यू थी वो 2022 में हो गई 1,07,000 के बराबर। तो मतलब आपको कोई प्रॉफिट हुआ, कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो सामान आप पहले 1 लाख रुपए में खरीद रहे थे, अब आप वो खरीद रहे हैं 1,07,000 में। तो कुछ भी कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और लोगों को लगता है कि एफडी का इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या होता है, जब भी मनी का परचेजिंग पावर कम होता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या कोई भी जो आपका गुड्स है, जो भी सामान बनता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन, आपको डिफरेंस बता रहा हूँ रिसेशन में और डिफ्लेशन में और इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन, अभी ये हम आपको सब आगे जो बताएंगे डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो इसे बोला जाता है रिसेशन। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, ये एक ही नहीं है। डिफ्लेशन अलग है, रिसेशन अलग है। डिफ्लेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो उसे ही बोला जाता है रिसेशन, और ऐसे ही इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो उसे बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, 2008 में आप सबको पता होगा अमेरिका में रिसेशन आया था। हाइपर इन्फ्लेशन अभी तक कहीं पर भी हमारी कंट्री में नहीं आया है। और ये जो दोनों चीजें होती हैं, चाहे वो हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें या फिर हम रिसेशन की बात करें, ये क्या होती हैं? आउट ऑफ कंट्रोल। इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि जब भी किसी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो मनी है, मनी की परचेजिंग पावर कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर या फिर महंगाई, या फिर हम बोल सकते हैं मुद्रास्फीति। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज पढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब यहाँ बात करते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें कोई खास डेफिनेशन नहीं है, बस आपको बता देता हूं। आरबीआई ने अपना एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस किस स्टेज में कौन कौन सी इन्फ्लेशन होती है। सबसे पहले आता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन के स्टेज हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर 0% से 2% है तो उसे बोला जाता है महंगाई दर। अगर 0% से 2% के बीच में है तो उसे बोला जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। महंगाई दर अगर आपकी 2% से 5% के बीच में है तो उसे बोला जाता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। महंगाई दर अगर आपकी 5% से 10% है तो इसे बोला जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और चौथा आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। आरबीआई कहता है अगर आपकी महंगाई दर अबव 10% है तो उसे बोला जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये स्टेज होते हैं अलग अलग इन्फ्लेशन के। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज के बीच में कौन सा इन्फ्लेशन होता है। 0 से 2% है तो इसका मतलब है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। 2 से 5% है तो इसका मतलब है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। 5% से 10% है तो इसका मतलब है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और अगर 10% से ऊपर है तो इसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया महंगाई क्यों होती। अरे भाई किसी सामान की वैल्यू बढ़ेगी तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप जो लैपटॉप पहले 50,000 में 2 लाते थे, उन्होंने क्या किया, वो 25,000 के लैपटॉप की कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ाई उन्होंने 35,000 कर दिया। 35,000 हुआ तो आप 50,000 में एक ही लैपटॉप ले सकते हैं ना। तो मतलब जो आपकी जो जो मनी है, जो आपका 50,000 जो वैल्यू है, 50,000 जो आपके पास पैसा है जो आप लेके गए थे, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर क्या क्यों कम हो गई? भाई पहले आप 2 लेते थे, अब आप एक ही ले पा रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? परचेजिंग पावर कम हो गई। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन है, महंगाई है। और कौन कौन से स्टेज होते हैं मैंने आपको बता दिया, क्रीपिंग, ट्रॉटिंग, गैलोपिंग और हाइपर। याद रखिएगा कितने से कितने परसेंटेज के बीच में कौन कौन सा इन्फ्लेशन होता है, ये आरबीआई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा इन्फ्लेशन होता है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन।
नंबर 1, या हम ये भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है? आपने अगर हमारा इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पर आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में बहुत कुछ डिटेल में समझाया था, और अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? सप्लाई कम होती है। इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता होगा लास्ट ईयर जब कोरोना आया था तो अचानक से मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई। आपको पता होगा लास्ट ईयर जब कोरोना आया था अचानक से मार्केट में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सबको चाहिए था, क्योंकि एक ये जरूरत बन गया कि मास्क भी चाहिए, सैनिटाइजर भी चाहिए। अब प्रोडक्शन उतना होता ही नहीं था, बनता ही नहीं था, तो डिमांड क्या हुआ? एकदम से बढ़ गई। अब प्रोडक्शन बनता ही नहीं था, सप्लाई कम हुई। भाई आप किसी शॉप पे गए, आपने लिया, आपको मिल गया, उसके बाद दूसरा आया, उसको मिला ही नहीं, पता चला अभी आया ही नहीं उनके पास। तो जब सप्लाई कम हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। आपने देखा होगा मास्क जो आज आपको 10 रुपए में मिल रहा है, वो मास्क पहले आपने देखा होगा 25 रुपए और 30 रुपए में बिका है। सैनिटाइजर जो आज 50 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए ऐसे बिका है। तो क्यों है? इसी वजह से है, क्योंकि डिमांड बढ़ी, एकदम से अचानक से डिमांड बढ़ी, लोगों की डिमांड आ गई कि हमको भी मास्क चाहिए, हमें भी सैनिटाइजर चाहिए, लेकिन उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था, हमारे देश में उतना बनता ही नहीं था, तो इसकी सप्लाई एकदम से कम हो गई। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो आप सप्लाई कहाँ से करोगे? सप्लाई जैसे ही कम हुई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई घटेगी, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई घटेगी, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। आपको बात समझ में आ गई? सिंपल सा एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? सप्लाई घटेगी। सप्लाई जब घटेगी तो क्या होगा? ऑब्वियस है प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ गया मतलब क्या? महंगाई। तो उसे क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप एक और एग्जांपल समझिए, नॉर्मल एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी गर्मी का सीजन है, आप गर्मी में अगर एसी परचेज करते हैं, आप गर्मी में अगर एसी परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा एसी के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? एसी के प्राइस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि गर्मी के सीजन में, समर में, गर्मी के सीजन में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड जो है इसकी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है एसी की, और इस वजह से क्या होता है? डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और जब अगर सर्दी में आप लेने जाते हैं विंटर, उस टाइम पर डिमांड होती ही नहीं है एसी की, तो ऑब्वियस है उस टाइम पर क्या होता है? प्राइस कम होता है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर डिमांड बढ़ेगा या डिमांड बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सामान की, किसी भी सर्विस की, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ते ही सप्लाई घटेगी, और जैसे ही सप्लाई घटेगी वैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड और सप्लाई के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इकोनॉमी का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड नंबर पे चलते हैं, दूसरा आता है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है? देखिए पहले जो डेफिनेशन जो भी आपको इसके पहले बताया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, डिमांड को खींचना मतलब डिमांड बढ़ रही है। कॉस्ट पुश, आप यहीं से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या मतलब है। कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश मतलब धक्का देना, कॉस्ट को धक्का देना मतलब कॉस्ट को बढ़ाना। तो जब सीधी सी बात है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की या फिर आप बोल सकते हैं सर्विस की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। इनपुट कॉस्ट क्या होता है? अभी आपको समझा देता हूं। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस है आउटपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी। आउटपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी। अब देखिए इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मान लीजिए सपोज कोई एक कंपनी है, मैं कार का एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स सपोज मान लीजिए कोई एक कार बनाते हैं, मान लीजिए आप सफारी बनाते हैं, ठीक है।
अब ये पहले जिससे परचेज करते थे टायर्स, C8 टायर्स हो गया, MRF हो गया, जहां से भी परचेज करते थे, अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया कि हमको रबड़ की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो हम आपको टायर महंगे देंगे। समझिए बात को, अगर रबड़ की कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ रही है, मान लीजिए टाटा मोटर्स अपनी जो गाड़ी है उसमें जो टायर्स यूज करता है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए C8 टायर्स यूज करता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमको जो टायर बनाने में जो रबड़ यूज होती है उस रबड़ हमको महंगी पड़ रही है, तो रबड़ में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम आपको टायर जो है महंगा देंगे। पहले टायर ये आपको मान लीजिए सपोज 4,000 रुपए का एक टायर देते थे, अब C8 ने बोला हमको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, हमें महंगा पड़ रहा है, तो अब हम आपको यही टायर 5,000 रुपए में देंगे। अब आप सोचिए, अपनी गाड़ी में जो टायर पहले 4,000 का यूज करता था, अब वो 5,000 का लगाने लगा, तो क्या होगा, जब ये गाड़ी बाहर बन के निकलेगी तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की इनपुट कॉस्ट, या आप समझिए जब भी कोई सामान या कोई किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल से मिलके बढ़ता है। अगर हम सिंपल से इसको लैंग्वेज में आपको हम समझा दें तो आप ये समझिए कि रॉ मटेरियल्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी, रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, जब वो प्रोडक्ट बाहर बन के आएगा मार्केट में तो उसकी आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत आसान सा है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, टायर में, अब गाड़ी में टायर होता है, बैटरी यूज होती है, बैटरी बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने बोला बैटरी हमको महंगी पड़ रही है तो हम आपको बैटरी महंगी देंगे। तो सीधी सी बात है, जब टाटा मोटर्स को ही बैटरी महंगी मिल रही है तो वो क्या करेगा, अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा देगा। आप देखते होंगे गाड़ियों के दाम हर साल बढ़ते हैं, कभी 2%, कभी 3%, आपने देखा होगा बढ़ते हैं, और अभी फिर शायद जुलाई में या अगस्त में फिर से बढ़ने वाले हैं। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन रीजन ये होता है कि जो ये सामान जो मंगाते हैं, टायर हो गया, आपका बैटरी हो गया, या और भी पार्ट्स हो गए, ग्लासेस वगैरह हो गए, ये सब क्या होता है, अगर इनको महंगा पड़ता है, इनकी इनपुट कॉस्ट जो होती है उसकी महंगी होती है, बढ़ती है इनपुट कॉस्ट, तो ये अपने प्रोडक्ट का दाम, गाड़ियों के दाम बढ़ा देते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है कि उसका आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नंबर 3 होता है हमारा सेक्टोरल इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है, जैसा कि इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, डिमांड पुल में बताया था, आप सिर्फ वर्ड से समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। कॉस्ट पुश वो भी आप समझ सकते हैं। सेक्टोरल इन्फ्लेशन क्या मतलब क्या है, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं कि अगर यहां पर एक सेक्टर में महंगाई आएगी, या एक सेक्टर की मान लीजिए कॉस्ट बढ़ती है, या मान लीजिए कि आप उसका प्राइस बढ़ता है, एक सेक्टर में प्राइस बढ़ेगा, तो उससे कनेक्टेड सेक्टर्स में ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ेगा। कैसे, अभी आपको एग्जांपल से बताते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझें, जैसे क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, कच्चा तेल है ना, क्रूड ऑयल का मान लीजिए प्राइस बढ़ा, अब आपको पता है कि तेल का दाम बढ़ा है, तो जब तेल का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या होगा इससे बाकी सेक्टर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, सिर्फ सोचिए, सोच के देखिए आप कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक कच्चा तेल बढ़ता है, उसका रेट बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो मेरे भाई, अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा महंगा हो जाएगा। आपने देखा होगा, जो हमारे स्टेट में जो बसेस चलती हैं, जो गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, रोडवेज की बसेस जिन्हें बोलते हैं, आपने देखा होगा क्या होता है, कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका किराया बढ़ने लगता है। तो वो किराया क्यों बढ़ाते हैं, वो इसीलिए बढ़ाते हैं क्योंकि कच्चा तेल जो है ये बढ़ जाता है। या सोचिए, चलिए उस एग्जाम्पल को हटाते हैं, हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए परचेज करने, कोई सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स आप परचेज करने गए, मान लीजिए एक शॉप है,
दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये एक शॉप है, ठीक है, आप यहाँ पर परचेज करने जाते हैं वेजिटेबल्स। मान लीजिए आप परचेज करने गए अनियन, प्याज आप परचेज करने गए, आज आप लेने गए तो इसने कहा 50 रुपये किलो, 50 रुपीज पर केजी। आज आपने इसको दिया 50 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर किलो के हिसाब से आपने इसको, शॉप वाले ने आपको प्याज दे दिया। आप 2 दिन बाद जाते हैं तो कहता है 80 रुपये पर केजी। अब आप कहेंगे अभी कल ही तो हम तुमसे ले गए थे, परसों 50 रुपये में था, आज 80 कैसे हो गया? तो कह रहा है अरे साहब जहां से आता है वो वहीं से महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रक में जो ये आता था, लोडिंग होती थी, जिस ट्रक से आता था या जिस किसी के भी थ्रू आता था, ट्रक, टेम्पो या और भी कोई भी आपका व्हीकल हो सकता है, जहां से भी आता था उससे पूछा कि भाई क्यों महंगा दे रहे हो? तो उसने कहा साहब कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। उसको नहीं मालूम कच्चा तेल क्या होता है, उसने बस ये बोला कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इसलिए हमको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो इसलिए आपको 80 रुपए के हिसाब से देंगे। या वो हो सकता है शॉपकीपर को दे 70 के हिसाब से, शॉपकीपर अपना प्रॉफिट निकालेगा, आपको देगा 80 के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर बात समझ में आई? क्या मतलब है, एक सेक्टर की वजह से दूसरे सेक्टर्स में इफेक्ट पड़ता है। एक सेक्टर का प्राइस बढ़ता है तो सीधी सी बात है बाकी सारे सेक्टर्स, अब आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से सब्जियां भी महंगी हो गई। तो ये सब सारी चीजें, मतलब कि आप देखिए एक चीज के बढ़ने से बाकी कितने सारे सेक्टर्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। बात आपको समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं सेक्टोरल इन्फ्लेशन। एक सेक्टर में प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है उससे कनेक्टेड सेक्टर्स में भी प्राइस बढ़ेगा। बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद चलते हैं आगे, नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्टैगफ्लेशन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, ये नया आ गया। स्टैगफ्लेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन होता है, इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन होता है, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप। इन्फ्लेशन के साथ जब रिसेशन होता है, मतलब कि महंगाई के साथ जब मंदी होती, उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाने लगा। तो इन्फ्लेशन के साथ जब भी रिसेशन होगा, अब रिसेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ्लेशन जो होता है, डिफ्लेशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसे हम बोलते हैं रिसेशन। या इसे आपको ऐसा समझिए, मान लीजिए अगर आपके देश में मंदी है, मान लीजिए रिसेशन चल रहा है हमारे देश में, ठीक है, रिसेशन चल रहा है। अब सीधी सी बात है, मंदी है हमारे देश में, मतलब मंदी का मतलब क्या है, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है। रिसेशन चल रहा है अगर हमारे देश में, मान लीजिए मंदी है, हमारे पास पैसे ही नहीं, मतलब मनी नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है। पैसे हैं, पैसे नहीं है। अब जब पैसे ही नहीं है तो सीधी सी बात है, हम क्या डिमांड करेंगे क्या किसी चीज की? आप क्या डिमांड करेंगे क्या कि मुझे BMW चाहिए? आपके पास पैसे ही नहीं तो आप कहां से खरीदोगे? तो आप जब डिमांड ही नहीं करोगे तो क्या होगा? जब डिमांड ही नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। अब जब जो कंपनी बना रही है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, वो देख रही है कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कोई परचेज करने वाला ही नहीं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो वो एक दिन में अगर 10 कार बनाता है तो कहेगा हम 2 ही बनाएंगे, क्योंकि मेरी कार तो बिक ही नहीं रही है, कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा, इसका सीधा सीधा फर्क किस पर पड़ेगा? सीधा सीधा फर्क पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पर, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप कहेंगे कैसे होगा? अरे भाई, जो 10 कार बनाता था एक दिन में, उसको चाहिए होते थे 10 आदमी, वो 10 आदमी से मिलकर कार बना लेता था। अब उसने कहा हमारा जब डिमांड ही नहीं है, हमको सिर्फ 2 ही कार बनानी है, हमको सिर्फ 2 ही कार बनानी है, तो हम 10 लोगों को क्यों रखें, हम 4 लोगों को रखेंगे, हम 4 से काम चला लेंगे। तो मतलब बाकी 6 कहाँ गए? बाकी 6 को जॉब से निकाल दिया गया, बाकी 6 को जॉब से निकाल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। आपको बात समझ में आ रही? तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ग्रोथ भी हमारी कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट जब कम होगा, या एम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी होगी, तो सीधी सी बात है जो ग्रोथ है वो भी हमारी कम होगी, ग्रोथ जो है वो भी हमारी कम होगी। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन के साथ रिसेशन का आना, या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट, विद अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक ग्रोथ। ठीक है, एंड ग्रोथ कर सकते हैं।
ये भी होता है स्टैगफ्लेशन। आपको बात समझ में आ गई? इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट, या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ये भी बोलते हैं इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? इन्फ्लेशन विद रिसेशन, और आपको पता है रिसेशन की वजह से क्या होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट हमारा कम होगा, उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो इसे ये भी लिखा जाता है इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब हम बात समझते हैं कि आखिर इसको मेजर कैसे किया जाता है, कैसे नापी जाती है हमारी महंगाई दर, कैसे मुद्रास्फीति की दर कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था स्टैगफ्लेशन के बारे में, अब इससे रिलेटेड मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, बताइए स्टैगफ्लेशन कहाँ पर आया, किस कंट्री में आया, 4 ऑप्शन दे दे, इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए। तो 1970 में यूएसए में आया था, 1970 में यूएसए में, इसके बाद से फिर नहीं आया, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1970 में यूएसए में आया, उसके बाद से नहीं आया। हाँ, तो हम बात किसकी कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की जो आपकी जो क्या बोलते हैं, मतलब कि कैसे गणना करी जाती है, कैसे हम बताते हैं कि मुद्रास्फीति दर इतनी है या फिर मुद्रास्फीति दर इतनी है, कैसे हम बताते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। देखिए पहले चीज समझिए, इसको दो तरह से मेजरमेंट किया जाता है अलग अलग। कैसे, एक होता है WPI, जिसे बोला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, WPI। दूसरा होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो 2012 के बाद से WPI बंद हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ जो गणना करी जाती है इन्फ्लेशन की वो करी जाती है CPI पर, मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको टैक्स वाले सिस्टम में, जो आपका टैक्स सिस्टम इन इंडिया, आपको जो वीडियो पढ़ाया था उसमें जो बताया था, वहां पर मैंने आपको बताया था जब वैट लगता है तो क्या होता है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, कंपनी के बाद जाता है एजेंट के पास, एजेंट के पास जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद जाता है कस्टमर के पास, ठीक है। तो मतलब क्या होता था, होलसेल जो मार्केट होता था, होलसेल, इसकी अलग गणना करी जाती थी, इसकी अलग इन्फ्लेशन निकाली जाती थी, और जो रिटेलर होता है, रिटेलर, इसकी अलग इन्फ्लेशन निकाली जाती है। लेकिन अब क्या हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ CPI बेस्ड हमारी इन्फ्लेशन निकाली जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि आखिरकार ये निकाली कैसे जाती है। मान लीजिए आप सपोज करिए, आपको एक नॉर्मल सा, आपको एक बिस्किट खाते हैं, मान लीजिए आपने आज से 2 साल पहले, आपने आज से 2 साल पहले 2019 में कोई बिस्किट का पैकेज परचेज किया। मान लीजिए हम पार्ले जी की बात करते हैं, पार्ले जी आपने परचेज किया 4 रुपए का, ठीक है, 4 रुपए का परचेज किया, या मान लेते हैं 5 रुपए का परचेज किया, ठीक, बात समझ में आ रही। 2019 में आपने परचेज किया 5 रुपए का, आज 2021 में वही पार्ले जी आपको मिला, यही पार्ले जी आपको मिला 15 रुपए में, ठीक है। 2019 में आपने परचेज किया था 5 रुपए का, 2021 में आपको मिला 15 रुपए का। तो अब आप देखिए करंट ईयर प्राइस कितना है, 15, बेस ईयर प्राइस इसके पहले जब आपने परचेज किया था 2019 में 5 रुपए, डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस 5 इंटू 100, कितना आ गया, 200%। मतलब कि महंगाई दर, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, 200%। बात समझ में आ गई आपको, सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। अब ये बेस ईयर प्राइस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता क्या है,
बेस ईयर प्राइस जब भी सीपीआई हम कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर प्राइस लिया जाता है 2011-12। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेस प्राइस, बेस ईयर फॉर सीपीआई। बेस ईयर क्या है? 2011-12। भैया जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, जो जनगणना निकाली गई थी 2011-12 में निकाली गई थी, बेस ईयर जो है वो है 2011-12। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है व्हाट इज द बेस ईयर फॉर सीपीआई, तो आपको याद रखना होना चाहिए 2011-12। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको। आज आपने खरीदा 15 रुपए का, 2 साल पहले आपने खरीदा था 5 रुपए का, तो हमसे सिंपल सा पूछ रहा है कि महंगाई बताओ कितनी बढ़ी है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस इंटू 100। यहां से हम बता सकते हैं महंगाई कितनी है। तो आप समझ गए, आज आपने 15 का खरीदा, पहले आपने 2 साल पहले 5 का खरीदा था, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 200%। यानी कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया? इन्फ्लेशन कितना हो गया? 200%। आपको बात समझ में आ गई? सिंपल एक फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। तो 200% आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, समझिए आखिर ये होता क्या है। जब भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिए आप। आरबीआई मनी सप्लाई कम करता है, मनी सप्लाई कम करता है, उसे क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन। और जब भी आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, मनी सप्लाई मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई जो है वो ज्यादा होने लगती है, मनी सप्लाई ज्यादा करता है आरबीआई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिफ्लेशन। बात आपको समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है इन्फ्लेशन में पढ़ने वाला, पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। आप अगर चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर चलिए हम आपको थोड़ा सा सिंपल सा बता देते हैं। देखिए क्या होता है इन्फ्लेशन, शुरुआत में मैंने आपको बताया मनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। जैसे क्या इन्फ्लेशन क्या होता है? भाई किसी भी गुड्स की कॉस्ट अगर बढ़ती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट अगर बढ़ती है, और जो मनी है, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो अगर कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इसके बाद मैंने आपको बताया स्टेज, कौन कौन से स्टेज होते हैं इन्फ्लेशन के। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 2 मिनट लूंगा, फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा। स्टेज कौन कौन से होते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, इसके बाद आपका होता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, और इसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो 0 से 2% का जो हमारा इन्फ्लेशन होता है आरबीआई के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। 2% से 5% होता है, उसे बोलते हैं ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। 5% से 10% उसे बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और जब 10% से ऊपर होता है तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपके कॉज, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कौन कौन से इन्फ्लेशन होते हैं? सबसे पहले नंबर पर क्या पढ़ा था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आपको बताया था डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। बस दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसके बाद बताया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरे नंबर पे आपको बताया मैंने सेक्टोरल इन्फ्लेशन। सेक्टोरल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी एक सेक्टर का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से उससे कनेक्टेड जो सेक्टर्स होते हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ता है, उन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसका चार्ज बढ़ेगा, हमारा किराया बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा? अब जो चीजें आप खरीद रहे हैं, जो चीज ट्रांसपोर्ट करके आप तक पहुंच रही हैं, किसी भी चीज का, चाहे वो वेजिटेबल हो या कोई और भी चीज हो, तो ऑब्वियस है उनका भी प्राइस बढ़ेगा। इसे बोलते हैं सेक्टोरल इन्फ्लेशन। एक सेक्टर में अगर महंगाई आई तो उसकी वजह से, या एक सेक्टर में अगर किसी भी गुड्स का या किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का एक सेक्टर में प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियस है उससे कनेक्टेड सारे सेक्टर्स में भी प्राइस बढ़ेगा। और इसके बाद हमने आपको बताया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन और साथ में रिसेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन विथ डिप्रेशन। समझ में आ गया? इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन के बाद हमने क्या बताया? जो आपका इन्फ्लेशन होता है इसको कैसे मेजर किया जाता है। बस सिंपल सा इतना है इन्फ्लेशन। इससे ज्यादा आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना है। आपके इस एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे एसएससी का ले लीजिए या फिर आप बैंकिंग का ले लीजिए, आईबीपीएस वगैरह, इससे ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर डीप में आपका पूछा जाता है स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी एग्जाम में, तो इतना आपके लिए सफिशियंट है।
बस आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।